गुड इवनिंग, सॉरी गुड आफ्टरनून होगा भाई। नेहा राधे राधे बेटा। आकाश कुमार जी राधे राधे, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, मेरी आवाज़ आप तक पहुंच रही है? हाँ अशोक कुमार नमस्कार भाई, नमस्कार। आवाज़ पहुंच रही है मेरी आप तक? क्लियर है? पहुंच रही है? अशोक कुमार ओम नमो नारायण, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। चलें भैया, कहाँ तक पढ़ लिया था कुछ याद है आप लोगों को? 30 सवाल हम लोगों ने कर लिए थे, है ना? 30 सवाल किए थे, याद होगा आप लोगों को। 30 सवाल जो पेपर कर रहे थे उसमें हम 30 क्वेश्चन कर चुके थे। 30 क्वेश्चन आज हमें 31 से शुरू करना है। और ध्यान रखिए इसकी पीडीएफ मैंने आप लोगों को दे दी है। इसकी पीडीएफ आप लोगों को दे दी है, याद होगा आप लोगों को। तो पीडीएफ दे दी ना? रुको इसको लेते जाओ ना, 1 मिनट बच्चों। बैटरी चार्ज नहीं होती क्या? हाँ ये चार्ज है, शुक्रिया आपका। ईश्वर आपको दीर्घायु बनाए, आपकी मनोकामनाएं पूर्ण करे, ऐसी ही परमात्मा से विनती है। शुक्रिया आप सबका। राम राम बेटा, राम राम। आइए भाई, गुड आफ्टरनून। इतना ही किया था, 30 सवाल कर चुका था, पीडीएफ दे चुका हूं। आज हम चलते हैं 31 क्वेश्चन। सवाल है आप लोगों के समक्ष, निम्नलिखित में से कौन सी लैगून झील नहीं है? लैगून झील नहीं है ये पूछा जा रहा है आप लोगों से। कौन सी ऐसी झील है जो लैगून झील नहीं है? सबसे पहले अगर आप लोग देखें तो क्या होता है, ठीक है ना? क्या होता है बच्चों? लैगून। देखें, लैगून, लैगून झील क्या है? लैगून झील। लैगून झील की बात करते हैं तो कहा जाता है कि सागर तथा महासागर, सागर तथा महासागर, महासागर, महासागर के तटीय क्षेत्र में, के तटीय क्षेत्र में, क्षेत्र में सागर अथवा महासागर, सागर अथवा महासागर, महासागर के जल से, के जल से, जल से बनने वाला, बनने वाला छिछला, छिछला जल का क्षेत्र, जल का क्षेत्र क्या कहलाता है? जल का क्षेत्र लैगून झील कहलाता है। लैगून झील कहलाता है, कहलाता है। देखना बच्चों, सामान्यतः इन झीलों की प्रकृति, सामान्यतः इन झीलों की प्रकृति, इन झीलों की प्रकृति, प्रकृति कैसी होती है? प्रकृति खारी होती है, खारी होती है सामान्यतः। ठीक है भाई। अगर देखें सबसे बड़ी भारत में, भारत में, भारत में सबसे बड़ी खारे पानी की झील, सबसे बड़ी खारे पानी की झील, खारे पानी की झील कौन सी है? तो आप कहेंगे चिल्का झील। कौन सी है? चिल्का झील, चिल्का झील। यहीं पर देखें बच्चों, अगर आप लोगों से पूछे कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, ठीक है ना, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, अगर आप लोगों से मैं कहूं कि सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, सबसे बड़ी अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय, स्थलीय जिसे कहा जाता है चारों तरफ से जमीन से जुड़ी, चारों तरफ से जमीन से जुड़ी, जमीन से जुड़ी, जुड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील, खारे पानी की झील क्या होगा? पानी की झील सांभर लेक है, सांभर राजस्थान में, सांभर झील कहाँ है? राजस्थान में। अब आते हैं प्रश्न पर। अष्टमुडी की चर्चा करते हैं बच्चों। अष्टमुडी केरल की झील है, ये लैगून झील है। पेरियार झील की अगर चर्चा करें तो ये कहा जाता है कि ये एक कृत्रिम झील है, ये कृत्रिम झील है, आर्टिफिशियल झील है, झील है जो केरल में स्थित है, पेरियार नदी से जल ग्रहण करती है, ठीक है ना?
उसका क्लास नहीं मिला है। बेटा ये ध्यान रखना, अगर मैं आप लोगों से कहूं कि कल तो नहीं हो सकता, शायद कल से ना हो पाए, लेकिन हाँ मंडे से 100% कसम खा के कह रहा हूं, मंडे से 10 AM आप लोगों की करंट अफेयर वाली क्लास कंटिन्यू कर दूंगा। 10 AM करंट अफेयर की क्लास कंटिन्यू। थोड़ा अपने सेहत से परेशान हूं, नहीं तो पढ़ाना तो बहुत चाहता हूं आप लोगों को, थोड़ा सा परेशान हूं बस, ठीक है ना। लेकिन हाँ मंडे से 100% मंडे से आप लोगों के लिए करंट अफेयर वाली क्लास शुरू कर दूंगा, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें पेरियार झील होगा आंसर, क्लियर है। किसी का आंसर नहीं आया था, याद रख रहा हूं मैं, किसी का आंसर नहीं आया। पढ़ाई के अलावा अगर और कुछ कर रहे हो तो नालायक हो तुम लोग। करंट अफेयर का सवाल है, जल्दी से देखें भाई, जल्दी से देखें। राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, राष्ट्रीय वनस्पति शोध संस्थान, ये सवाल भी पूछा गया है कहाँ स्थित है, ये सवाल भी पूछा गया है कहाँ स्थित है, तो ध्यान रखिएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में स्थित। विकास की अगर बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि हाइब्रिड अर्थात संकर प्रजाति से उत्पन्न किया गया है जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से। वर्ष 2023 के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, किसे प्रदान करने की घोषणा की गई है, यह भी इंपॉर्टेंट सवाल। नोबेल पुरस्कार के 3 प्रश्न आपके यहाँ आज मैं लेकर आया हूं, 3 प्रकार, तीन प्रदान किए गए। जो नोबेल क्षेत्र के लिए चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, जानते होंगे। नोबेल पुरस्कार किसकी याद में दिया जाता है, तो जानते होंगे अल्फ्रेड नोबेल, डायनामाइट के खोजकर्ता, नाम सुना होगा आप लोगों ने, डायनामाइट के खोजकर्ता, नाम क्या था इनका, अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में यह पुरस्कार दिया जाता है, क्या किया है इन्होंने, तो कहा जाता है कि इन्होंने शरीर के राइबोन्यूक्लिक पदार्थों का अध्ययन किया है। देखना, इस अध्ययन के आधार पर, इस अध्ययन के माध्यम से बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है बच्चों, माध्यम से कोविड-19 जैसी कोविड-19 बीमारी की मेडिसिन बनाई जा सकती है, जो mRNA बीमारी की mRNA आधारित वैक्सीन का निर्माण किया जा सकेगा, आधारित टीके का निर्माण किया जा सकेगा, टीके का निर्माण किया जा सकेगा। जल्दी से बताएं, वर्ष 2023 में नया वेरिएंट कौन सा है, नया वेरिएंट कोरोना वाला हर साल अपने आप को मॉडिफाई करके चला आता है। पहला मामला केरल में देखा गया, पढ़ाया था मैंने करंट अफेयर में, पहला मामला केरल में, किसी को याद है, जल्दी से आंसर करो। पुष्पेंद्र भाई, बिल्कुल समझ गया। हाँ चलिए, 1901 में शुरू किया गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। कितने क्षेत्रों में दिया जाता है, बिल्कुल सही है, चलिएगा। हाँ तो क्या होगा इसमें, कैटालिन कारिको और डूडू वीसमैन दोनों को सम्मिलित रूप से यह पुरस्कार देने की घोषणा, सम्मिलित रूप से यह पुरस्कार देने की घोषणा, यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई, देने की घोषणा की गई, यह पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। याद रखिएगा, ए और बी दोनों सही हैं। अगला सवाल देखते हैं, अगला सवाल देखिएगा बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। कोलकाता हुगली क्षेत्र टीटागढ़ है, छोटा नागपुर क्षेत्र शिवकाशी है, मुंबई पुणे क्षेत्र अंबरनाथ है, और अहमदाबाद बड़ौच क्षेत्र
व्यापारिक क्षेत्र हैं, जल्दी से बताएं बच्चों। इन व्यापारिक क्षेत्रों में पूछा जा रहा है कि कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। चलेंगे भाई, बताएं जल्दी से, कौन सा है जो सही सुमेलित नहीं है। बी होगा। हाँ देखना बच्चों, अगर इसकी बात करते हैं तो बंगलुरु, बंगालुरु तथा तमिलनाडु क्षेत्र, तमिलनाडु क्षेत्र, बंगालुरु तथा तमिलनाडु क्षेत्र का आर्थिक क्षेत्र है, आर्थिक क्षेत्र है, क्षेत्र जो अपने वाणिज्यिक एवं व्यापारिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, व्यापारिक कार्यों के लिए प्रसिद्ध है, कार्यों के लिए प्रसिद्ध। बाकी सब, कोलकाता की बात करते हैं बेटो टीटागढ़ है, अंबरनाथ ये आपका मुंबई। ऐसे ही देखते हैं बच्चों, जैसे आप लोग जाने जामनगर है, जामनगर, जामनगर, जामनगर कहाँ है? गुजरात में, जामनगर गुजरात। यहीं पर देखें बच्चों एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र है सेलाकुई, सेलाकुई ये भी पूछा गया सवाल है। सेलाकुई कहाँ पर है? सेलाकुई उत्तराखंड में, सेलाकुई उत्तराखंड, याद रखिएगा देहरादून जिले में, देहरादून जिले में, देहरादून जिला, देहरादून जिला। ऐसे ही देखें तो नोएडा और ग्रेटर नोएडा, नोएडा और ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर नोएडा कहाँ पर है ये? ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में। और यहीं करंट से जोड़ कर देखते हैं अगर, तो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है कि अलीगढ़ को भी, अलीगढ़ को भी इसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, इसी तर्ज पर विकसित किया जा रहा है, विकसित किया जा रहा है, किया जा रहा है, किया जा रहा है। अलीगढ़ याद रखिएगा बच्चों, अलीगढ़। अगला सवाल, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर स्थित है? मैसूर होगा क्या इसका? जल्दी से बताओ बच्चों, इसका आंसर क्या होगा? देहरादून के पास है, बिल्कुल सही बात है, ठीक है ना। अरे भाई ऐसे नहीं होता मित्र पुष्पेंद्र पाल जी, थोड़ा टाइम लगता है बेटा, है ना। बिना ऐसे, बिना प्लानिंग के कैसे कोई चीज मैं कह दूं, है ना, बिना किसी प्लानिंग के कैसे कह दूं। चलिएगा भाई, चलें। 1950 में स्थित, 1950 में स्थित यह एक प्रयोगशाला है, यह एक प्रयोगशाला है, प्रयोगशाला। सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट अर्थात यहाँ विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थों से संबंधित अनुसंधान का कार्य, खाद्य पदार्थों से संबंधित अनुसंधान का कार्य किया जाता है, संबंधित अनुसंधान का कार्य, अनुसंधान का कार्य। भारत में इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, कोई बता सकता है कहाँ कहाँ पर? 3 क्षेत्रीय कार्यालय, इसके 3 क्षेत्रीय कार्यालय हैं जो भारत के अलग अलग राज्यों में फैले हैं, कोई बता सकता है? एक बंबई है, हाँ ओके, चलिए भाई जल्दी से बताएं बच्चों कहाँ कहाँ है, जल्दी से बताएं। हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई, हैदराबाद, हैदराबाद, लखनऊ और मुंबई, लखनऊ और मुंबई, इन 3 स्थानों पर कहाँ होगा इसका आंसर? मैसूर। कहाँ होगा इसका आंसर? मैसूर में। अगला, कोषटेपा नहर, कोषटेपा नहर किस देश से संबंधित है? कोषटेपा नहर, ध्यान रखिएगा इस तरह के प्रश्न जरूर पूछे जाते हैं, जल्दी से बताएं बच्चों इसका क्या आंसर होगा। कोषटेपा नहर का संबंध किससे है? जल्दी से बताएंगे, हाँ जल्दी से बताएं बच्चों, कोषटेपा नहर कहां पर है, ठीक है ना। देखना, अफगानिस्तान के अमू दरिया, अफगानिस्तान के अमू दरिया, अमू दरिया, दरिया मतलब समंदर, अमू दरिया के पानी को मोड़ने के लिए, के पानी को मोड़ने के लिए, मोड़ने के लिए, के लिए, के लिए अफगानिस्तान में,
अफगानिस्तान में इस नहर का विकास किया जा रहा है। इस नहर का विकास किया जा रहा है। यहीं पर ध्यान रखना बच्चों, यहीं पर ध्यान रखना, भारत की डैम तकनीकी जिसे बांध विकास कहा जाता है, बांध तकनीकी कहते हैं, बांध तकनीकी का प्रयोग कर अफगानिस्तान में कई बांध बनाने का कार्य चल रहा है और किया गया है। अफगानिस्तान में कई बांधों का निर्माण किया गया, कई बांधों का निर्माण किया गया। एक और परियोजना अगर आप लोगों ने सुनी हो, देखना भाई, देखना जल्दी से, तापी परियोजना के विषय में अगर आप लोगों ने सुना हो, तापी परियोजना, देखना इस परियोजना में अफगानिस्तान भारत का प्रमुख सहयोगी रहा, भारत का प्रमुख सहयोगी रहा। इस तापी परियोजना की बात करते हैं तो कहा जाता है कि एक गैस पाइपलाइन परियोजना है। गैस, ये सवाल पूछा जा चुका है, याद रखिएगा। तापी परियोजना गैस पाइपलाइन परियोजना है, पाइपलाइन परियोजना, जिसको ये कहा जा रहा है कि तुर्कमेनिस्तान, मध्य एशिया के तुर्कमेनिस्तान से अफगानिस्तान होते हुए पाकिस्तान के रास्ते भारत में गैस की आपूर्ति की जाएगी, गैस की आपूर्ति की जाएगी। पाकिस्तान के कारण ये परियोजना लंबित है। ये परियोजना बिल्कुल सही है बेटा, तापी गैस पाइपलाइन इज द राइट आंसर। क्या होगा इसका आंसर? बांग्लादेश। इसका आंसर क्या होगा? बांग्लादेश। हाल ही में किसके द्वारा सुस्वागतम नामक पोर्टल लॉन्च किया गया? ये प्रश्न सुना होगा आप लोगों ने, किसके द्वारा? देखना भाई, वकील या अधिवक्ता आगंतुक या अन्य आवाजाही के लिए ऑनलाइन पास बनाने की सुविधा इस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। इस पोर्टल के माध्यम से की जा रही है। देखना भाई, किसके द्वारा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। कोई आर्टिकल बता सकता है क्या? भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन है? कोई बता सकता है किस अनुच्छेद में, किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? ओके, हाँ, क्या होगा? सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा। बिल्कुल सही बात है, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा यह काम किया गया है। सुस्वागतम नामक पोर्टल, यदि किसी व्यक्ति को यहाँ की यात्रा करनी है तो वो पहले से ही ऑनलाइन पास, पहले से ही ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है, ऑनलाइन बुकिंग कर सकता है। ये पोर्टल है, इस पोर्टल पर आप जाइए, अपना तिथि बताइए कि कब आप यात्रा करने वाले हैं, उसके बाद चले जाइए। बताएं बच्चों, भूमि में गुरुत्वाकर्षण जल किस तनाव पर रहता है? तनाव किसी एकांक क्षेत्रफल में जल के द्वारा किसी एकांक क्षेत्रफल पर दबाया गया या बनाया गया बल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है बच्चों? सुना होगा आप लोगों ने, तनाव। गुरुत्वाकर्षण जल के किस तनाव पर रहता है? किस तनाव पर रहता है? अगर इससे अधिक हो जाए तो कहा जाता है कि जल की बूंदें स्थिर नहीं रह पाएंगी। जानते होंगे, अगर गुरुत्वाकर्षण की बात करते हैं तो गुरुत्वाकर्षण क्या होता है कि पृथ्वी अपने केंद्र की तरफ किसी वस्तु को आकर्षित करती है, उसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। पृथ्वी पर इसका मान 9.8 सुना होगा आप लोगों ने, 9.8, 1/6 चंद्रमा पर, 1/6 चंद्रमा पर, पृथ्वी के 1/6 चंद्रमा पर इसका मान होता है। अगर हम बात करते हैं तो कहाँ? 1/3। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया।
किसने खोज की थी ग्रेविटी की? तो जिनको कहा जाता है क्लासिकल फिजिक्स के जनक, नाम था आइजैक न्यूटन, सुना होगा आप लोगों ने। 8वीं एशियाई कबड्डी चैंपियनशिप के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फाइनल मैच दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में आयोजित किया गया। दक्षिण कोरिया, याद करके देखो, दक्षिण कोरिया कल भी मैंने आप लोगों को करंट अफेयर में पढ़ाया था। दक्षिण कोरिया की अगर बात करते हैं, दक्षिण कोरिया तो आप लोगों को याद होगा कि 198 पदकों के साथ 198 पदकों के साथ चीन तथा जापान के बाद, चीन और जापान के बाद एशियाई खेलों में तीसरा स्थान था। एशियाई खेलों में तीसरा स्थान था, थर्ड पोजीशन थी। इसके बाद 107 पदकों के साथ भारत का स्थान, चौथा, फोर्थ स्थान किसका? भारत का था। दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में हुआ था, बिल्कुल सही बात है। एक फिल्म बनी है ट्रेन टू बुसान, बड़ी गजब फिल्म है। अगर कभी देखने का मौका मिले तो जरूर देखना, कोरियन फिल्म है, बड़ी लाजवाब फिल्म है, मैंने देखी है, अच्छा लगा, आप लोग भी देखिएगा। फाइनल मुकाबला कब हुआ था? बिल्कुल सही बात है, दक्षिण कोरिया के बुसान शहर में। भारत ने ईरान को हराकर 8वीं बार जीत हासिल की है। दोनों सही हैं बच्चों, इसमें दोनों सही हैं। 8वीं बार जीत हासिल की है, दोनों सही है, बोथ राइट है। हाँ देखा है, बिल्कुल देखा होगा, बड़ी अच्छी फिल्म है, ठीक है ना, बिल्कुल अच्छी, देखेंगे भाई। अभी तक हम लोग घटना चक्र वाले कर रहे थे, ये पेपर पूरा करने के बाद एक अलग है प्रैक्टिस सेट, वो वाला कराऊंगा, वो और जबरदस्त है। उसमें भी जो क्वेश्चन है बिल्कुल परीक्षा के दृष्टिकोण से बनाए गए हैं। अगला है, डेलबर्जिया जाति निम्नलिखित में से किस एक से संबंधित है? डेलबर्जिया जाति किससे संबंधित है? जल्दी से बताएंगे बच्चों। सर ट्रेन में रहते हैं, आइस बाहर रहता, हाँ, वही वाली, राहुल भाई वही वाली बात कर रहा हूं, ठीक है भाई। देखना, एक ऐसा वृक्ष या ऐसे कह सकते हैं डेलबर्जिया में जिस भी पौधे के साथ वुड लग जाए, ये समझ लेना इसी जाति का होगा, जिस भी। और ध्यान रखना, एक ऐसा वृक्ष है जिसमें से खुशबू आती है, जिसमें से गुलाब की सुगंध आती है, गुलाब की सुगंध आती है, जानते होंगे। वुड लग जाए तो अपने आप समझ जाओ डेलबर्जिया समूह का है, डेलबर्जिया समूह का, जैसे किंग्स वुड है, ट्रिपल वुड है, ठीक है ना। ट्रिपल वुड, ट्रिपल वुड, रोजवुड, ये किसके अंतर्गत आता है? डेलबर्जिया के अंतर्गत। शीशम, जिसको इंग्लिश में रोजवुड कहा जाता है, रोजवुड। इसके पीछे का कारण यह है गुलाब की खुशबू आना। डेलबर्जिया समूह का पौधों का, जैसे आप लोग जानते होंगे, एक कितने वनस्पतियों के वनस्पति विज्ञान, जिसको कहा जाता है जूलॉजी और बॉटनी के फादर कौन कहलाते हैं? बडी आपके फादर आए, बताना बॉटनी के फादर कौन? थियोफ्रास्टस थे। थियोफ्रास्टस किसने इनका क्लासिफिकेशन किया था? जैसे आप लोगों ने वर्जेलियस का नाम, लंबा हो जाएगा, छोड़ो, प्रश्न पूरे नहीं हो पाएंगे। निम्नलिखित में से कौन देश का सबसे अधिक केसर उत्पादन करने वाला देश है? केसर उत्पादन करने वाला जानते होंगे। अगर भारत की बात करते हैं बच्चों, तो भारत में करेवा मैदान कहां पर है? करेवा मैदान जम्मू एंड कश्मीर में, झेलम नदी के किनारे, या झेलम नदी के जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ जम्मू कश्मीर का, ये भारत में केसर उत्पादन का प्रमुख राज्य है। केसर उत्पादन का प्रमुख राज्य है। एक बड़ा मसला हुआ था हिजाब को लेकर, पता नहीं आप लोगों को याद है कि नहीं याद है? याद है किसी को? ठीक है ना, बड़ा विवाद हुआ था, हिजाब विवाद। किसी को याद है किस देश में हुआ था हिजाब को लेकर विवाद? हिजाब विवाद
नहीं याद है तो कोई बात नहीं, कुछ महिलाओं की जान वगैरह भी चली गई थी उसमें। वैश्विक स्तर पर देखें तो ईरान कहा जाता है, ईरान ईरान एक बंदरगाह के कारण भी बड़ा फेमस रहा। एक बंदरगाह और दूसरा एक आंदोलन, जिसके कारण यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना बड़ी प्रबल हो जाती है। और अभी इजराइल हमास विवाद में ये कहा जाता है कि इससे बड़ी महत्वाकांक्षा थी, बड़ी अपेक्षा थी, लेकिन अफसोस कि पूरा नहीं हो पाया। अगला सवाल देखें भाई, अगला सवाल, यूरोप में राइन नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यूरोप के, और ये बात हो रही है जर्मनी की। जर्मनी जानते होंगे स्प्री और राइन दो महत्वपूर्ण नदियां हैं। बर्लिन किस शहर किस नदी के किनारे, सुना होगा आप लोगों ने। सवाल पूछा जाता है कि बर्लिन किस नदी के किनारे स्थित है, पूछा गया सवाल है, किस नदी के किनारे स्थित है, किस नदी के किनारे स्थित है। और दूसरी बात, यूरोप की जो नदियां हैं, यूरोप की नदियां अपने यातायात के लिए प्रसिद्ध हैं। यूरोप की नदियां अपने यातायात के लिए या जलीय यातायात के लिए प्रसिद्ध हैं, जलीय यातायात के लिए प्रसिद्ध। देखें भाई, राइन नदी की बात करते हैं उत्तरी जर्मनी, नहीं, राइन नदी की बात करते हैं तो ये पश्चिमी और दक्षिणी, पश्चिमी जर्मनी और साथ ही साथ घूम के आती है दक्षिण की तरफ। तो दक्षिणी जर्मनी में औद्योगिक गतिविधियों के लिए महत्वपूर्ण मार्ग है, ध्यान रखिएगा, घूम के आई हुई है। अगर इसकी चर्चा, ओ भाई ओ, राजधानी किस नदी के किनारे है? हाँ, राजधानी किस नदी के किनारे है? हाँ बेटा, इस क्लास की पीडीएफ डेली देता हूं मैं, बिल्कुल सही है। जर्मनी को अगर किसी ने राइन नदी के किनारे बोला ना, बताऊंगा फिर अभी। एक महत्वपूर्ण मार्ग है, उत्तरी जर्मनी का नहीं, पश्चिमी और दक्षिणी जर्मनी के लिए औद्योगिक गतिविधियों के लिए। मैंने कहा ना कि ये यूरोप में जलीय यातायात अर्थात माल को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करती हैं। दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य इनके द्वारा किया जाता है, किया जाता है। ये गलत हो गया भाई। रॉटरडैम का बंदरगाह राइन नदी के मुहाने पर है। रॉटरडैम का, जल्दी से बताओ बच्चों, रॉटरडैम का मुहाना इसके किनारे है। बिल्कुल सही बात है बच्चों, रॉटरडैम का मुहाना इसी के किनारे है। बताएं जल्दी से। चलें, हो गया, बिल्कुल सही बात है। नीदरलैंड का रॉटरडैम इसके मुहाने पर स्थित है। ध्यान रखिएगा बच्चों, इस नदी की बात करते हैं तो यह नदी उत्तरी सागर में अपना डेल्टा बनाती है, नॉर्थ सी में अपना डेल्टा बनाती है। केवल 2 सही होगा इसमें, केवल 2। बहुत बढ़िया, अच्छा बता रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट है अगला सवाल, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? समृद्धि की सीमा का प्रतिपादन जल्दी से बताएं बच्चों। समृद्धि की सीमा का प्रतिपादन, मानवेंद्र बड़ा लेट आए बेटा, कहाँ रह गए थे? चलें भाई, किसके द्वारा प्रतिपादन किया गया था? चलें, कहानी है 1968 की। 1968 की। ये कहा जाता है कि 10 देशों के प्रतिनिधियों की बैठक कहाँ होती है? बैठक कहाँ पर? रोम में, इटली का अगर देखें आप तो पुराना इतिहास रहा है। जैसा कि आप लोग इतिहास में पढ़ते हैं कि 1453 ईस्वी में होली रोमन एम्पायर, अगर आप पढ़ते हैं होली
होली रोमन एम्पायर जो दो भागों में बटा हुआ था, एक जिसे कहते हैं पश्चिमी होली रोमन एम्पायर का पश्चिमी, जिसकी कैपिटल हुआ करती थी रोम, और दूसरा जिसकी कैपिटल हुआ करती थी कुस्तुनतुनिया। यहाँ तुर्कों का अधिकार हो जाने के बाद यहाँ के व्यापारी वर्ग के लोग पश्चिम की तरफ मूव कर गए थे, और यही कारण है कि रोम या इटली की अगर बात करते हैं तो इटली में औद्योगिक क्रांति की शुरुआत होती है, औद्योगिक विकास की शुरुआत होती है। औद्योगिक विकास अर्थात यहीं पर देखें तो क्लब ऑफ रोम बना कब, किस समय? 1968 में। बहुत बाद की बात है, लेकिन ध्यान रखिएगा जिसने पहले दौड़ में पहले शुरुआत की है उसी को इसका लाभ मिलता है। और यही देखने को मिलता है कि समृद्धि की सीमा की अवधारणा क्या होती है। सीमा, अगर कोई देश वृद्धि और विकास कर रहा है तो वृद्धि और विकास की उसकी एक सीमा है, एक पॉइंट ऑफ टाइम पर पहुंचने के बाद उसका विकास सीमित हो जाता है, बिल्कुल सही बात है, क्लब ऑफ रोम। हाँ चलिए, यूरोप का भारत इटली को कहा जाता है। यूरोप का भारत इटली को नहीं बेटा, भारत का रोम। इटली के दो शहर फेमस हैं। भारत का रोम किसे कहते हैं? दिल्ली को। और अगर पूछा जाता है कि भारत का वेनिस किसे कहते हैं? भारत का वेनिस किसे कहते हैं? तो ये ध्यान रखिएगा, या वेनिस या इथी को एथेंस कहा जाता है, इसी को एथेंस भी कहते हैं, वाराणसी को। भारत का डेट्रॉइट किसे कहते हैं? तमिलनाडु का चेन्नई। भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? अहमदाबाद का। पूर्वी भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? कानपुर को। बहुत बढ़िया, आगे। ओके भाई, नोबेल पुरस्कार 2023 में संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वर्ष 2023 के लिए साहित्य का नोबेल पुरस्कार नरगिस मोहम्मदी को प्रदान किया गया। वर्ष 2023 का शांति का पुरस्कार जॉन फेस्टे को प्रदान किया जाएगा। वर्ष 2023 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार क्लाउडिया गोल्डिन को दिया जाएगा, अमेरिकी अर्थशास्त्री। बताएं बच्चों इसमें क्या है? हाँ, अरे तो उधर मत जाओ, नहीं तो उधर मैं चला गया तो बड़ी तकलीफ हो जाएगी। ध्यान रखना, पढ़ा मैं जरूर ये रहा हूँ, सब्जेक्ट मेरा इतिहास ही है। अगर दांते की तरफ गए तो मैं कांट को भी ले आऊंगा, और कांट को ले आया तो रूसो अपने आप बिना मतलब के आ जाएंगे, और रूसो आए तो मॉन्टेस्क्यू तो चुप रही रह सकते ना। और इसके बाद नीचे तो कहता ही है, मैं सबको ले आऊंगा, फिर दिक्कत हो जाएगी ना। दांते के विषय में जरा बताएं भाई, गजब का विचारक था दांते। अगर पढ़े हो बेटा तो कुछ तो बताओ दांते के विषय में, मजा आ जाए आज की क्लास में। दांते को अगर पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं, बड़ा गजब का आदमी था। देखो भाई, इन्हें नोबेल पुरस्कार तो मिला, लेकिन शांति का, कहाँ के रहने वाले कोई बता सकता है? शांति का नोबेल इन्हें मिला है, और जिनको शांति कह रहे हैं इनको साहित्य का नोबेल मिला। उल्टी बात कह रहे हैं, बाकी अर्थशास्त्र का तो बिल्कुल सही है, केवल 3 सही है। बताना है आपको नरगिस मोहम्मदी कहाँ के रहने वाले हैं। दास कैपिटल लिखा है, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है। हाँ, दास कैपिटल कार्ल मार्क्स ने लिखा है, जिसे कहा जाता है ऐतिहासिक द्वंदात्मकता का सिद्धांत। ऐतिहासिक द्वंदात्मकता का सिद्धांत कहाँ पर दिया था? ये आया था दास कैपिटल में। यहीं से साम्यवाद की शुरुआत, समाजवाद की नींव पड़ी, समाजवाद की नींव। इसी को आदर्श मानकर 1917 में बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत हुई। बोल्शेविक क्रांति की शुरुआत। जल्दी से बताओ भाई, जो पूछ रहा हूं उसे नहीं बताओगे, इधर उधर की बातें तुमसे करवा लो, है ना, इधर उधर की बातें करवा लो। कहाँ पे हैं ये? ईरान के। चलो भाई, ईरान का मान लिया इन्हें। ये कहाँ के हैं? ये कहाँ के? इनका भी बता दो। बिल्कुल सही बात है, देख रहे हो बिना मतलब की बातें कर रहे हैं ये लोग। ऐसे कौन करता है भाई, है ना। ये कहाँ के हैं? ये नॉर्वे के, ये नॉर्वे के। ठीक है, चलो अगला सवाल देखते हैं भाई। भारतीय वन्य जीव के संदर्भ में उड्डयन वल्गुक या फ्लाइंग फॉक्स निम्नलिखित में से क्या है? ये तो बड़ा मुश्किल सवाल हो गया, बता पाओगे क्या? बता पाओगे? फ्लाइंग फॉक्स किसका, फ्लाइंग फॉक्स किसे कहते हैं, किसकी प्रजाति है ये? जल्दी से बताओ बच्चों। नॉर्वे के रहने वाले मैक्यावेली।
हाँ हाँ, मैकियावेली। चलो, भारत का मैकियावेली किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती को। किसे कहते हैं भारत का मैकियावेली? बताओ जल्दी से भाई, बताएं बच्चों। चलें, ग्रेटर इंडियन इंडियन फ्रूट बर्ड के नाम से प्रसिद्ध चमगादड़ की एक प्रजाति है। चमगादड़ की एक प्रजाति देखें, तिब्बत, मालदीव, नेपाल। अभी सुना होगा एक देश बड़ा चर्चा में है, मालदीव बड़ा चर्चा में है। मुझे नहीं पता क्यों चर्चा में है, तुम लोग तो जानते होगे, राजनीतिक मामला है, लेकिन चर्चा में है, ठीक है ना? हाँ, चले, नेपाल। इसके बाद आता है बच्चों क्या? नेपाल के बाद भारत के बाद बांग्लादेश के बाद भूटान। बहुत बढ़िया, रोग फैला है इससे, बहुत भाई, बहुत अच्छा। नेपाल, म्यांमार। आदि देशों में यह प्रजाति पाई जाती है। याद रखिएगा, चमगादड़ की एक प्रजाति। हाँ बिल्कुल सही बात है, जो संक्रामक बीमारियों के कारण चर्चा में रहा था। यदि किसी महासागर का पादप प्लवक किसी कारण से पूर्णतः नष्ट हो जाए तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? कार्बन सिंक के रूप में महासागरों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर की खाद्य श्रृंखला पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। महासागर का जल घनत्व प्रबल रूप से घट जाएगा। महासागरों का जल घनत्व, है ना? हाँ, ओके, चलें, बहुत बढ़िया। देखो बच्चों, प्लैंकटन की अगर बात करते हैं, प्लवक की बात करते हैं, तो सामान्य तौर पर यह कहा जाता है कि जब कोई ठंडी जलधारा जिसे कोल्ड करंट कहा जाता है, कोल्ड ओशियन करंट, और कोई गर्म जलधारा गर्म जलधारा पढ़ा होगा आप लोगों ने, पढ़ा होगा ना कि ध्रुवों के क्षेत्र से निकलने वाली ठंडी जलधाराएं और विषुवत रेखा के क्षेत्र से निकलने वाली गर्म जलधाराएं विषुवत रेखा से जिस स्थान पर मिलती हैं वहां पर उपयुक्त दशा पैदा करती हैं पादप प्लवक की। ये सामान्य तौर पर कहा जाता है कि मछली उत्पादन का बड़ा क्षेत्र। इसके लिए एक दूसरी कंडीशन है जो गल्फ स्ट्रीम धारा के साथ होता है। अटलांटिक महासागर की धारा जिसे गल्फ स्ट्रीम कहा जाता है, ये ठंडी जलधारा है, गर्म जलधारा। गल्फ स्ट्रीम की अगर बात करते हैं तो गल्फ स्ट्रीम एक गर्म जलधारा है, लेकिन ये उत्तरी सागर की तरफ मूव करती है, तो ये ठंडा प्रदेश है। ठंडे प्रदेश में यदि गर्म जलधारा जाती है तो तापमान को सामान्य कर देती है। यहाँ पे भी ठीक ऐसी ही कंडीशन बनती है। ये कहा जा रहा है कि ऐसी कंडीशन में जो ये बनते हैं, ये मछलियों का भोजन होते हैं। छोटी मछलियाँ, बड़ी मछलियाँ, उससे बड़ी मछलियाँ, ऐसे ही एक क्या करता है, एक श्रृंखला मौजूद हो जाती है। जैसे हम जमीन पर पढ़ते हैं, जमीन पर घास का मैदान, इसके ऊपर कैसे ये उत्पादक होते हैं, उत्पादक से आते हैं प्राथमिक उपभोक्ता के ऊपर द्वितीयक श्रेणी के उपभोक्ता, और द्वितीयक पर होते हैं तृतीयक श्रेणी के उपभोक्ता, और बाद में अपघटक होते हैं। अर्थात इसके ऊपर, उत्पादक के ऊपर सभी जो क्या हैं, निर्भर हैं। अगर ये हो जाएगा तो ये तो पक्का है कि खाद्य श्रृंखला पर प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा, ये तो कंफर्म है कि पड़ेगा ही पड़ेगा। लेकिन इसका है कार्बन सिंक क्या होता है कि पृथ्वी से उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड गैस को सोखने का काम, अर्थात कार्बन को भोजन बनाने के काम में ले लेते हैं, भोजन बनाने के काम में। ये अगर
हरे रंग के या जिसे कहते हैं भोजन के रूप में बनाते समय कार्बन डाइऑक्साइड, सूर्य का प्रकाश, जल और क्लोरोफिल का उपयोग करते हैं। कार्बन सिंक की तरह अर्थात अतिरिक्त कार्बन को सोख लेते हैं। अगर ये नहीं रहेंगे तो कार्बन सिंक के रूप में महासागर पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा, अर्थात कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ेगी। तो ये बात सही है, लेकिन महासागर के जल घनत्व से इसका कोई लेना देना नहीं है। जल घनत्व का मतलब तो ये होता है, ओ भाई ये चल क्या रहा है तुम लोगों का, चल क्या रहा है, ठीक है ना, चल क्या रहा है, इसमें 1 और 2 सही होगा। जल घनत्व के ऊपर इसका कोई प्रभाव प्रत्यक्षता तो नहीं पड़ता है, प्रत्यक्षता जल घनत्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बायोकार्बन एंड फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप, ये किसके द्वारा शुरू किया गया है, ये किसके द्वारा शुरू किया गया, इसका प्रबंधन कौन करता है, जल्दी से बताएं बच्चों, इसका प्रबंधन किसके द्वारा किया जाता है। ये कहा जाता है कि पृथ्वी पर अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन, अतिरिक्त कार्बन उत्सर्जन, कार्बन उत्सर्जन पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से, अंकुश लगाने के उद्देश्य से विश्व बैंक के द्वारा उठाया गया कदम, विश्व बैंक के द्वारा उठाया गया कदम। विश्व बैंक की अगर चर्चा करते हैं तो बच्चों यूएनओ के बनने के बाद ये कहा गया था, यूएनओ का काम किया गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध में हो चुका वो हो चुका, उसको छोड़ते हैं। इसीलिए शांति और सुरक्षा का काम इसे दिया गया, शांति और सुरक्षा का काम यूएनओ को दिया गया जो 6 बॉडीज के अंतर्गत काम करता है। इसके बाद कहा गया 2 ऐसे संगठन बनाने की आवश्यकता, एक जिसको कहते हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और दूसरा जिससे कहा जाता था आईबीआरडी। दोनों 1944 में घोषणा, 45 में दोनों बनते हैं। दोनों का हेडक्वार्टर कहां पर, दोनों का हेडक्वार्टर वाशिंगटन डीसी में। इसका काम क्या था, मूलभूत से इसका काम जो नुकसान हो चुका है, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसका उपयोग करके पुनः रिकंस्ट्रक्शन, दोबारा बनाना एंड डेवलपमेंट, विकास करना, इसके लिए ये दीर्घकालीन लोन प्रोवाइड करती है। और इसका उद्देश्य था कि विभिन्न देशों के मध्य व्यापारिक क्रियाओं को सुचारू रूप से चलाए रखने के लिए लघुकालीन या लघु अवधि के लोन देने की व्यवस्था इसके माध्यम से की गई थी। लेकिन कुछ काम, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना, सिंधु नदी विवाद, भारत और पाकिस्तान के बीच में सिंधु नदी विवाद, इसमें भी विश्व बैंक के द्वारा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मध्यस्थता की गई थी। ऐसे ही जो लोक कल्याण के मुद्दे होते हैं उस पर विश्व बैंक इस तरह के कदम उठाती रहती है। भी विश्व कल्याण का एक मुद्दा है जो इनिशिएट किसके द्वारा, विश्व बैंक के द्वारा उठाया गया है। मेंबर कितने हैं बच्चों, मेंबर कितने हैं इसके, वर्ल्ड बैंक के और इसके कितने मेंबर हैं, वाशिंगटन हेडक्वार्टर है, बहुत बढ़िया। चलिएगा भाई 189 है, 189 है, 190 है, कितने हैं, चलें भाई। भारत के निम्नलिखित पारिस्थितिकी क्षेत्रों में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, सही सुमेलित नहीं है। दक्षिण पश्चिमी घाट, आओ भाई जरा देखते हैं। दक्षिण पश्चिमी घाट मतलब कि ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला पूरा हिस्सा, ये वाला हिस्सा पूरा। यहां देखें, अगर हिंद महासागर से आने वाली जो मानसूनी पवनें होती हैं, वो मानसूनी पवनें क्या करती हैं, यहाँ वर्षा करने का कार्य करती हैं। हिंद महासागर से होने वाली, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ जो बन पाए जाएंगे वर्षा की मात्रा होने के कारण, वर्षा की मात्रा होने के कारण क्या होगा, ये आर्द्र होंगे, आर्द्र वन पाए जाएंगे। पहला तो सही है, बिल्कुल भाई, पहला सही है। दूसरा, तराई दुआर की बात करते हैं, सुना होगा आप लोगों ने। दून और दुआर किसे कहा जाता है, दून तथा द्वार किसे कहते हैं, जानते होंगे। जब हम लोग पढ़ते हैं हिमालय के वर्गीकरण को पढ़ते हैं, खासकर नीचे वाली श्रेणी, तो ये कहा जाता है कि इसके पूर्व का क्षेत्र दुआर कहलाता है, दुआर, और ये वाला क्षेत्र दून। जैसे आपने पढ़ा होगा हरिकेदून है, देहरादून है। ऐसे ही आप यहाँ पढ़ते हैं अलीपुर द्वार, बंगाल में अलीपुर द्वार है, पढ़ा होगा आप लोगों ने, नहीं पढ़ा, हाँ
पढ़ा है आप लोगों ने, पढ़ा होगा जरूर। दून और दुआर का मतलब, दुआर क्षेत्र में चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं, लेकिन याद रखिएगा ये वाला क्षेत्र जो होता है ये मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, ये मानसूनी जलवायु का क्षेत्र है, चौड़ी पत्ती वाले वन पाए जाते हैं। कच्छ का रण, देखें भाई, कच्छ के रण की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि ये ऐसा क्षेत्र है जिसको हम, वो कहते हैं ना, जैसे वो क्या होता है, सुबह और मतलब दिन और रात के बीच का जो क्षेत्र होता है जिसे संध्या काल कहते हैं, संध्या, ट्रांजिशन फेज। ट्रांजिशन फेज में आप लोग देखें घास के प्रदेश पाए जाते हैं, ये भी सही, ये भी सही। तो ये गलत क्यों? पूर्वी दक्कन का पठार, यहाँ आर्द्र वन नहीं, यहाँ पर शुष्क वन पाए जाते हैं, शुष्क वन। आप कहोगे गुरुजी कैसे, ये भी तो बताओ कैसे पाया जाएगा, है ना, कैसे पाया जाएगा, जरा समझो इस बात को। जब यहां से मानसूनी पवनें आती हैं तो मानसूनी पवनें क्या करती हैं, वेस्टर्न घाट में टकराकर इस साइड तो वर्षा करती हैं, इस साइड तो वर्षा करती हैं, लेकिन इस साइड जब चलती हैं तो ये इधर वृष्टि छाया प्रदेश बन जाता है। क्या बनता है? वृष्टि छाया प्रदेश, रेन शैडो एरिया जिसे कहा जाता है, रेन शैडो एरिया। और ये कह रहे हैं कि पूर्वी दक्कन का पठार अर्थात ये वाला क्षेत्र, तो ये रेन शैडो एरिया के अंतर्गत आ गया। वृष्टि छाया प्रदेश अर्थात यहां वर्षा की मात्रा कम होती है, वर्षा की मात्रा कम होगी तो आर्द्र वन काहे पाए जाएंगे, बोलो। अरे तुक्का मत मारा करो, खुद सोचकर बताओ कि आर्द्र वन यहां पर पाए जाएंगे या शुष्क वन जहां वर्षा की मात्रा कम होती है। वर्षा की मात्रा जहां कम होगी वहां शुष्क वन पाए जाएंगे या आर्द्र वन पाए जाएंगे, कुछ तो बोलो। तुम लोगों को लगता है स्नेक सूंघ गया क्या? बोल ही नहीं रहे हो तुम लोग कुछ। ऐसे कौन करता है भाई? चलो आगे देखते हैं भाई, आगे अगला सवाल देखें क्या। 48 हो गया, 49। भारत में राष्ट्रीय उद्यानों एवं वन्य जीव अभ्यारण्यों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सबसे अधिक मध्य प्रदेश में स्थित है, मध्य प्रदेश 11 है ना, क्या इससे ज्यादा कहीं पर है क्या? इससे ज्यादा कहीं पर है नहीं। वन्य जीव अभ्यारण्यों की संख्या सर्वाधिक कहां पर? अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार में है। क्या ये सही है? बताएं भाई जल्दी से, क्या ये सही है? क्या ये सही है? जल्दी से चर्चा करते हैं। राष्ट्रीय उद्यान और वन्य जीव अभ्यारण्य क्षेत्र, देखना भाई, देखना, दो प्रकार का संरक्षण, पता नहीं आप लोगों ने पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है, इन सीटू और एक्स सीटू, इन सीटू और एक्स सीटू पढ़ा है किसी ने? जिसे कहते हैं स्वास्थाने, स्वास्थाने संरक्षण, स्वास्थाने संरक्षण, और इसे कहा जाता है बाह्य स्थाने, बाह्य स्थाने संरक्षण। ये कहते हैं कि बायोडायवर्सिटी के कंजर्वेशन के लिए दो प्रकार के रास्ते अपनाए जाते हैं, ठीक है ना, दो प्रकार के अपनाए जाते हैं। एक है कि जीवों को उनके निवास स्थल में, है ना, जीवों एवं वनस्पतियों को, जीवों तथा वनस्पतियों को, वनस्पतियों को उनके निवास स्थल में, उनके निवास स्थल में सुरक्षित करने के लिए क्या किया जाता है? काम किया जाता है, जिसमें आप लोग नेशनल पार्क हो गया, बायो डायवर्सिटी रिजर्व हो गया, और ऐसे एक सीटू की बात करते हैं, जैसे आप जू की बात करते हैं, चिड़ियाघर की, जैसे आप जीन बैंक की बात करते हैं, जीन बैंक की बात करते हैं, तो ये कहा जाता है कि निवास स्थल से निकालकर, निवास स्थान से निकालकर, स्थान से निकालकर जब संरक्षण का कार्य किया जाता है तब इसके अंतर्गत हम आते हैं। ये दोनों किसके एग्जाम्पल हैं? पढ़ा होगा 1972 और 1986, दो एक्ट हैं भारत की संसद के द्वारा भारत की संसद के द्वारा प्राप्त, सॉरी पास किए गए, दोनों सही हैं बच्चों। ये 97 टोटल वन्य जीव अभ्यारण्य। उत्तर प्रदेश में कितने हैं? उत्तर प्रदेश में कितने वन्य जीव अभ्यारण्य? उत्तर प्रदेश में कितने नेशनल पार्क? कुछ तो बोलो, उत्तर प्रदेश में कितने? ये भी सही, ये भी सही, दोनों सही है। ओके आगे, यूपी में कितने? यूपी में कितने हैं? क्या कह रहा है भाई इसमें? निम्नलिखित रक्षित क्षेत्रों पर विचार कीजिए, बांदीपुर, भितरकणिका, मानस और सुंदरबन।
चलो भाई, सुंदरवन की बात करते हैं, ये चले गए बंगाल। भितरकणिका की बात करते हैं, ये कहां पर आ गए? उड़ीसा। उड़ीसा। मानस की बात करते हैं, मानस कहां पर? तो ये असम में, असम। बांदीपुर की बात करते हैं, ये कहां पर? राजस्थान। बांदीपुर राजस्थान में तो है। क्या कहते हो? पूछ रहा है कि उपरयुक्त में से कौन बाघ आरक्षित क्षेत्र नहीं है। बड़ा मुश्किल सवाल हो गया भाई ये तो। अच्छा, इनमें से कौन सा बाघ आरक्षित क्षेत्र घोषित है, मतलब जिसे कहते हैं टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व। बड़ा मुश्किल है भाई। इसका आंसर क्या होगा बच्चों? इसका आंसर क्या होगा? मुश्किल सवाल है ये तो, कैसे बता पाओगे? किसी को आंसर आ रहा है क्या? अच्छा, बांदीपुर कर्नाटक में। ओहो, सॉरी, माय मिस्टेक। बांदीपुर कर्नाटक में। हाँ, आइए प्रभु, स्वागत है आपका। धन्य हो गया मेरा जीवन आपके दर्शन पाकर। कम से कम शादी ब्याह हुआ तो 3 पीढ़ियों का आभार व्यक्त करवाऊंगा, 3 पीढ़ियों से, कि आपने दर्शन दिया। चलें भाई, कर्नाटक में है बांदीपुर। हाँ तो ठीक है ना, बांदीपुर कर्नाटक में, मान लिया भाई। इसमें से कह रहा है कि कौन सा है, इनका भी शुक्रगुजार। भितरकणिका उड़ीसा में। हाँ बेटा, ध्यान रखिएगा, भितरकणिका की अगर चर्चा करते हैं, उड़ीसा के तट पर भितरकणिका की अगर बात करें तो ये कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। कछुओं के लिए प्रसिद्ध है। और भी जीव हैं, और भी जीव हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होगा, ये बाकी तो क्या हैं? टाइगर रिजर्व हैं, ठीक है ना, बाकी टाइगर रिजर्व हैं। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं टोटल? भारत में कितने टाइगर रिजर्व? कितने टाइगर रिजर्व? टाइगर रिजर्व हैं, पहला सवाल। भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं, जल्दी से बताएं। और सबसे नवीनतम कौन सा है? नवीनतम कौन सा? कौन सा? और नवीनतम किस राज्य में है? यूपी वाला नहीं, यूपी वाला 53वां था, यूपी वाला मत बताना। ये पूछ रहा हूं कि नवीनतम किस राज्य में स्थित है? नवीनतम किस राज्य में स्थित? किस राज्य में स्थित? करंट अफेयर पढ़ा होगा तो सबको याद होगा, ध्यान रखिएगा। वर्ष 2023 में 2 नए टाइगर रिजर्व बनाए गए, 2 नए, एक यूपी में और दूसरा, मैं राजस्थान का नाम नहीं लूंगा, तुम्हें बताना है कितने हैं और कहां हैं, कौन सा है। एमपी में खोला गया, अभी बताएं तुमको, अभी एमपी में, एमपी में नया वाला एमपी में खुलवा दो। नाम बताओ, अभी पता चल जाएगा। सब कह रहे हैं एमपी में, कहीं मुझे तो नहीं गलत याद आ रहा है। रानीपुर एमपी में, चित्रकूट में है रानीपुर, 53वां था वो। रानीपुर, रानीपुर चित्रकूट यूपी में है। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश का एकमात्र टाइगर रिजर्व जहां पर टाइगर का स्थायी आवास नहीं है, जहां पर स्थायी आवास नहीं है। तुम सब के सब चीटर को इस तरह पढ़ोगे ना तो अपना दिमाग खराब कर लोगे तुम लोग। अब देखो, अभी तक एमपी था, सबके सब निकल आएगी, अरे नहीं एमपी एमपी एमपी। तुम लोग सही में ऑफलाइन पढ़ रहे होते ना तो पक्का 2-4 तो पिटाते ही, 2-4 पक्का पिटाते तुम लोग। अच्छा, एमपी में है रानी दुर्गावती, एमपी में, पता नहीं मैं कौन सा। ये वाला सवाल इसका आंसर ही होगा 1, 3, 4। चलो भाई, 60 सवाल करने हैं, 30-30 का बताया था ना। हाँ, 30-30 का है, 30-30 का हिसाब किताब रखना है। सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली, सामान्य स्थितियों में, सामान्य स्थितियों में, सामान्य स्थितियों में, फिर से बोल रहा हूं, सामान्य स्थितियों में वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न करने वाली गैस कौन सी है? हाँ, इंडिया में 54 है। हाँ बेटा, मुझे भी पता है 54 है, ठीक है। चलो, क्या होगा इसका आंसर सामान्य स्थितियों में? देखो भाई, अगर नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन तो हमारे यहाँ वैसे ही 78% के आसपास, लगभग 78% के आसपास है। ये हानिकारक होती तो अब तक सांस लेना मुश्किल हो जाता। ऑक्सीजन तो हमारे लिए प्राणदायक है, प्राणदायक, प्राणदायक है, प्राणदायक है। तो बचा कौन सा?
कुछ लोग कह रहे हैं गुरुजी बी होगा, कुछ लोग कह रहे हैं ए होगा। सामान्य तौर पर समझना, इसलिए मैंने कहा सामान्य तौर पर। अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं बच्चों, तो ये हमेशा हानिकारक नहीं है, इसे पृथ्वी का कंबल कहा जाता है। पृथ्वी का कंबल कहते हैं इसे, पृथ्वी का कंबल, कंबल कहते हैं। ध्यान से सुनना, ये तापांतर की दर को, तापांतर की दर को क्या करती है? दर को नियंत्रित करती है, नियंत्रित करती है, करती है। अगर ये गैस ना हो कार्बन डाइऑक्साइड, तो ध्यान रखना दिन बहुत गर्म हो और रातें बहुत ठंडी हों, दिन बहुत गर्म और रातें बहुत ठंडी होंगी। ये क्या करती है? सूर्य से निकलने वाली, सन से निकलने वाली जो लघु तरंगे हैं, लघु तरंगे जिनकी तरंग दैर्ध्य बहुत कम होती है, इन्हें पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करने देती हैं। और जब पार्थिव विकिरण होता है पृथ्वी पर पड़ने के बाद, इन किरणों का पार्थिव विकिरण पृथ्वी के द्वारा विकिरण होता है, तो इनकी तरंग दैर्ध्य दीर्घ हो जाती है। तो दीर्घ तरंगों को क्या करती हैं? सोख लेती हैं, सोख लेती हैं, है ना, सोख लेती हैं। पृथ्वी को कंबल की तरह कार्य करती है। हमेशा सामान्य स्थितियों में नुकसानदायक नहीं है, लेकिन अगर इसकी मात्रा बढ़ती रहे तो यही ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। अगर इसकी मात्रा बढ़ती रहे तो ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, अर्थात वैश्विक तापन का कारण बनती है। और वैश्विक तापन जब होगा तो इससे बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं, जैसे ग्लेशियर का पिघलना, सागरों के। कौन सी क्लास? इसी वजह से लोग यार 60 करवाने वाला था। पढ़ा लेने दो यार, स्टूडियो नहीं, मालिक छोड़ रहा हूं। चलो भाई, आज कोई विशेष कंडीशन बन गई जिसकी वजह से आज छोड़ना पड़ेगा बच्चों, आज यहीं पर। इसके बाद जो है ना, इसके बाद आगे कर लेंगे। इसका आंसर कार्बन मोनोऑक्साइड है, जानते होगे कार्बन मोनोऑक्साइड। इसीलिए कहता हूं सिगरेट पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है। इसके आगे कहानी कल, ठीक है ना भाई? ओके, बंद कर दीजिए। थैंक यू सो मच, कल मिलते हैं बच्चों।